है, तो वो भी बेचारा परेशान हो गया कि एक एन मौके पे ऐसे पासवर्ड चेंज करना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। बहरहाल, सो वी आर कमिंग बैक टू आवर क्लास। हमारी आज की जो क्लास होगी उसकी एक इंतहाई अहम अहमियत ये बनेगी कि ये क्लास के बाद हम जब मंडे को क्लास लेंगे तो उसी दिन जो टेस्ट इस दफ़ा नहीं हुआ था वो इंशाल्लाह अपकमिंग मंडे को तो होगा। तो यूं समझ लीजिए कि आज की क्लास का पढ़ाया हुआ और पिछली क्लास का पढ़ाया हुआ बिकम्स आवर सिलेबस फॉर दी अपकमिंग मंडे टेस्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम बार बार ये भी, खैर इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, मैं अपने ग्रुप में भी इस चीज़ को डाल दूंगा, लेकिन अब हर क्लास में अगर कोई आगे हम टेस्ट लेना चाहते हैं तो उसके टॉपिक भी और अपने क्लास के टॉपिक भी हम बार बार दोहराते रहेंगे ताकि किसी बच्चे को इस सिलसिले में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जैसा हम चाहते भी हैं और हम में से कुछ बच्चे इस बात पर कोशिश भी करते हैं और हमसे पूछते भी हैं कि हर अगली क्लास से पहले उसके टॉपिक का अगर हमें पता हो तो हम एक अच्छा सा रिवीजन कर सकते हैं। बहरहाल, हमने लास्ट टाइम बहुत ही इंट्रोडक्टरी सी बातें की थी और उन इंट्रोडक्टरी सी बातों की सबसे अहम बात ये थी कि हमने आपको कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कहा था। तो अब जब हमने उनके मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपसे कहा था तो उसमें हमें याद आएगा एक बात कि उम्मीद यही है कि आपने वो अच्छी तरह से कर लिए होंगे। तो ये आपके सामने मैं उन्हीं तमाम के फॉर्मूले लिख रहा हूँ जिनके मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिए होंगे और साथ में आंसर लिखूंगा ताकि आप चेक कर लें। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, ये थोड़ा थोड़ा मोटा नहीं हो गया? हाँ, तो मैंने इसको पतला किया है, ऐसे थोड़ी होता है, हर दफ़ा इतना मोटा मोटा लिखेंगे तो हमारा बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। C12H22O11। सो एक फ़ोन कॉल में सुन लो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, 118 इस वक्त मेरे पास है। हाँ, नहीं वो मैंने दोबारा करेक्ट करके भेज दिया है ग्रुप पे। हाँ, नहीं नहीं कोई मसला नहीं। हाँ, बिल्कुल 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 कोई इशू नहीं। आपने देखा, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो वैसे हमारी क्लास में कोई आकर हमें बात कुछ करने की कोशिश करे कितना बुरा लगता है, लेकिन अभी हमारे पास कॉल आ गई कि कुछ बच्चे शायद पासवर्ड की वजह से लाइन पर हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अ, दाखिल हों। हालांकि मैंने मैसेज कर दिया, लेकिन वो आप लोग इतनी ज़्यादा ज़्यादा मैसेज करते हैं ना, अगर सब कुछ सही जा रहा हो तो भी आप मैसेज कर देते हैं, नहीं जा रहा हो तो भी। तो वो बेचारा जो मेरे पासवर्ड वाला मैसेज है वो इतना पीछे चला गया है कि वो जो नए बच्चे आना चाह रहे हैं वो बेचारे उसी पुराने वाले मैसेज से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, तो हम उनके लिए वेट भी कर रहे हैं और सब बच्चे हमारे अपने बच्चे, हमारी कौम के बच्चे, अब यही बच्चे बच्चे हैं, बाकी तो कोई बच्चे नहीं है। अच्छा भाई, आ रहे हैं लोग, धड़ाधड़ आ रहे हैं, आने दें उन्हें, कोई परेशानी की बात नहीं। और मैं कौन सा कोई पढ़ा रहा हूँ, मैं तो अब आपके सारे सवाल वो दोबारा लिख रहा था ताकि जिन बच्चों ने इसके जवाब दिए हैं वो जवाब यहाँ लिखे जा सकें। तो इस वक्त है हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जब तक ये सब बच्चे हमारे जो हैं वो ज्वाइन भी हो जाएंगे और जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन होकर बुरे बुरे से मुंह बना रहे हैं ये सर क्या है शुरू करो ना, उनको भी कोई मसला नहीं, सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, बोर होते रहते हैं, थोड़ी सी तो एंटरटेनमेंट हो जाए ना, कोई हर्ज थोड़ी है। और ये है हमारे सारे स्ट्रक्चर। होपफुली हम में से हर एक ने इसके आंसर्स निकाल रखे होंगे और अब आप देखेंगे जादू के जोर से आपकी स्क्रीन पर जवाबात आएंगे। मैंने पिछले दिनों इस सॉफ्टवेयर के लिए भी बहुत कुछ किया, तो अब मैं आपको आज अपनी गुनागुन सलाहियतें भी दिखाऊंगा। क्या करूं, फारिग बैठा हूँ ना इसलिए। तो आइए, ये मैंने सारे सवालात लिख दिए और
अब इनके जवाबात लिखने की बारी है और जवाबात के लिए अब मैं अपना काम शुरू करूं। तो लेट मी चेक माय अटेंडेंस। इट्स अबाउट 119। तो मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी हमें ज्वाइन कर चुकी है। लास्ट टाइम की अटेंडेंस से 15-20 बच्चे कम हैं। तो अगर अभी भी कोई किसी को प्रॉब्लम है, लास्ट मैसेज जिसका आया है वो भी बच्चा ज्वाइन हो चुका है। यस, देयर आर फ्यू मोर। उम्मीद है जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो बुरा नहीं मानेंगे। अगर मजीद बच्चे अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आ रहे हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ताला सबको क्लास ज्वाइन करने की तौफीक अता फरमाया। आमीन। तो ये जो आपके पास इस वक्त स्क्रीन, अच्छा एक मुझे कंसर्न पिछली दफ़ा भी हुआ था रेज योर हैंड में, कि एक बच्ची ने हमसे ये कहा कि सर आप जल्दी जल्दी स्क्रीन को जो मत पलटा करें, हम कॉपी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मेरा भी पहला मौका है और कभी कभी शायद जज्बाती हो जाता हूँ, ख्याल नहीं रखता, तो इस बात का भरपूर ख्याल रखूँगा और एहतियातन लेक्चर के एंड पे मैं अपनी सारी स्क्रीन्स को एक दफ़ा फिर शो कर दूँगा। तो आप ये रखेंगे तरीका कि ड्यूरिंग द लेक्चर तो अच्छी बात है, आप इसे कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जब मैं लास्ट में इसे रिव्यू करूँगा तो आप सिर्फ इतना सा ख्याल रखेंगे कि जल्दी से उसकी तस्वीर खींच लेंगे। हर स्क्रीन की तस्वीर खींच लीजिएगा ताकि अगर किसी का लिखने से रह भी गया है तो उसे परेशानी ना हो। तो ये मेरे नज़र में एक अच्छा इलाज आता है, लेकिन मैं ये पसंद करूँगा कि ड्यूरिंग द लेक्चर आप कॉपी करने पे कंसंट्रेट करेंगे। तस्वीर खींचने से शायद थोड़ी सुस्ती ज़्यादा हो जाए। बहरहाल वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अब तो अल्लाह ताला ने हमें जिस किस्म के दौर में दाखिल कर दिया है, अब तो हर टेक्नोलॉजी का, हर एस्पेक्ट का हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे और इंशाल्लाह उठाएँगे। तो जो जवाबात अब मुझे आपको बताने हैं, अगर मैं वो बताना शुरू कर दूँ, तो H2SO4 का आएगा 98, फॉस्फोरिक एसिड भी 98, और ये सब AMU में है। एसिटिक एसिड का 60, 342 for sugar, C12H22O11, calcium bicarbonate must be 162, aluminium oxalate is 318, और ferrous sulfate should be 278, मैग्नीशियम सल्फेट 246। ये जो अच्छा मैंने कितना अच्छा काम किया ना, मैंने पहले से ही ये जो हमारा कॉर्नल ये अपना क्या नाम है इसका, पॉलीमेनाइट था, इसका पहले ही लिख दिया था 412। फॉर्मूला नहीं था वो, उसका मॉलिक्यूलर मास पहले लिख दिया था। बहरहाल एलम का है 948। सो ये हैं हमारे सारे के सारे मॉलिक्यूलर मासेस जो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप करें। अच्छा, अब ये फिर मैं एक बात भी दिलाऊंगा कि आज हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं इट्स प्योर न्यूमेरिकल, और छोटे छोटे कई सवालात होंगे जो अगर हमें फर्स्ट ईयर के थ्योरी के पेपर में भी याद आए दिए जाते थे तो इस किस्म के न्यूमेरिकल्स का एक ही नंबर होता था, और अगर ये क्वेश्चन वाइज भी आते थे तो एक एक नंबर के 4 पार्ट आ जाते थे, वरना ये MCQs ही में आते थे। तो ये क्वेश्चंस की नौयत ऐसी है कि ये कॉम्प्रीहेंसिव न्यूमेरिकल नहीं है, ये हैं ही छोटे छोटे सवाल। अच्छा, इसमें क्योंकि पहली दफ़ा है तो आप ये याद रखेंगे, दो एस्पेक्ट होंगे, एक है केमिस्ट्री, एक है कैलकुलेशन। तो पहला फोकस केमिस्ट्री पे कि हमें सवाल की केमिस्ट्री समझ में आए और हमें ये पता चल जाए कि ओके इसे सॉल्व करने के लिए ये करना है। अच्छा, अब चूंकि कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर के करनी है, ये एक अलग एस्पेक्ट है। तो अगर हम सवाल को तो कर पाते हैं, समझ में भी आ जाता है, ये भी पता चल जाता है कि फला को फला से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से हम या तो देर कर रहे हैं या गलत जवाब निकाल रहे हैं, तो ये टेंशन का ताल्लुक होगा हमारी कैलकुलेशन की स्किल से। इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी कि हम में से हर एक की IQ इक्वल नहीं है, हर एक एक जैसा शार्प माइंड नहीं रखता। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आदत, हम में से ज़्यादातर को इस बात की, खासतौर पर प्री मेडिकल वालों को इस बात की आदत नहीं होती कि वो कैलकुलेशंस पर ज़्यादा जाएं। तो उसकी वजह से अगर वो थोड़े से पीछे हैं तो बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो
पिक कर लेंगे, उनके टेबल अच्छे हैं, उनकी क्विक कैलकुलेशन अच्छी है, वो जल्दी करेंगे, कुछ को देर लगेगी। तो इसका कोई और इलाज या शॉर्टकट नहीं है सिवाय इसके के प्रैक्टिस। तो मेरी दरखास्त होगी कि पहले हर बच्चा जो ऐसा सुस्ती हो, जो ऐसा स्लो हो कि वो कैलकुलेशन में देर कर रहा है, उसे टेंशन नहीं लेनी है। पहले वो अपने आप को इस बात पर पक्का करेगा कि केमिस्ट्री समझ में आ गई, मुझे न्यूमेरिकल हो जाता है, कैलकुलेशन करते वक्त मुझे टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो बेशक वो शुरू में क्वेश्चन कैलकुलेटर से करे, ताकि उसे ये इत्मीनान हो जाए कि अगर मेरी कैलकुलेशन सही होती तो कम से कम केमिस्ट्री समझ में आ गई है। फिर वो अपनी फोकस इस बात पे रखेगा कि मेरी कैलकुलेशन भी स्पीड अप हो और मैं बगैर कैलकुलेटर के कर सकूं, क्योंकि ये वो हिस्सा होगा जो केमिस्ट्री वाले के लिए भी है, जो फिजिक्स वाले के लिए भी है, दोनों में। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये मेरी भी क्लासेस, फिजिक्स की भी क्लासेस, कैलकुलेशन करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी स्किल्स डेवलप होती जाएंगी। ये ना समझिएगा कि एक ही दिन में हो जाएगा। तो कैलकुलेशन की वजह से अगर अभी कोई आदमी पीछे रह रहा है तो उसको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, केमिस्ट्री शुड बी क्लियर, और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। अब आ जाइए जनाब, इस हिस्से के बाद जो हमें आज का पहला काम करना है, आगे बढ़ना है, वो क्या है। टेक्निकली हमारा पहला टॉपिक एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डिटर्मिनेशन है। और किसी ने अगर देखा हो तो उसके न्यूमेरिकल है, जो बड़े बड़े लंबे चौड़े होते थे न्यूमेरिकल। ये टेक्निकली हमारा पहला टॉपिक है। लेकिन जो मेरा कहना है वो ये है कि उसको करने से पहले हमें पहले थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मोल को समझना है। और मोल को समझने के बाद हम पहले एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद मोल एंड एवोगैड्रोस का असल हिस्सा करेंगे। यानी यूं समझ लीजिए कि मोल एंड एवोगैड्रो नंबर जो है वो हमारा टॉपिक बाद में है। फिलहाल हम उसका हल्का सा इंट्रो करेंगे पहले। अच्छा, पहली बात कॉन्सेप्चुअल चीज मोल की, भाई फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन कहती है कि मोल जो है वो है ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर और ग्राम फॉर्मूला मास of any substance is called mole, which contain 6.02 into 10 raised to the power 23 particles. Particles से मुराद atoms, molecules और ions। ठीक है ना। अब इस डेफिनेशन पर थोड़ी सी, ये तो एक रट्टे वाली डेफिनेशन होगी ना, मुझे इसको जरा ये जहन में रखना है कि भाई मुझे वो काम जो हम अमूमन किया करते हैं अपने फर्स्ट ईयर के इम्तिहानों के दिनों में रट्टे वाला वो नहीं, अब हमें समझने वाला काम करना है। तो समझने वाला काम करना है तो इसकी एक एक चीज को पहले समझना है। सबसे पहली बात जिससे हमने अपनी डेफिनेशन को शुरू किया है, यानी कि क्या मतलब है इस बात का जो हमने शुरू में लिखा है, ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर और ग्राम फॉर्मूला मास। फिलहाल मूल बोलकर सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय दिस। तो पहली बात, ग्राम भी हटा दें, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ये तीन लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, वेरी इजी। एटॉमिक मास तो ऑब्वियसली किसके लिए होगा, एटॉमिक मास होगा एलिमेंट के लिए। एटॉमिक मास होना है किसके लिए, एलिमेंट के लिए। और मॉलिक्यूलर मास होगा कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। लास्ट टाइम ये बात हुई थी आपसे,
जो कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। और ये जो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, ये सिर्फ फॉर्मूला मास दरअसल है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो सिर्फ फॉर्मूला मास का मतलब हम लेते हैं द फॉर्मूला ऑफ द मास विच इज फॉर द आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनते। हमने आपसे कहा था वो कैटायन एनायन से मिलकर बनते हैं। अब उनके लिए लफ्ज मॉलिक्यूलर मास यूज किया जाए तो टेक्निकली रॉन्ग है, तो उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फॉर्मूला मास। तो अब अगर मेरे पास सिंगल एलिमेंट होगा जो कि एटम से मिलकर बना है तो उसका होगा एटॉमिक मास। कंपाउंड होगा कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो उसके लिए होगा मॉलिक्यूलर मास। और अगर आयनिक कंपाउंड होगा जो आयन से मिलकर बना है तो उसके लिए होगा फॉर्मूला मास। अब ये मासेस आमतौर पर जिस यूनिट में लिए जाते हैं वो यूनिट है AMU, सबके लिए एटॉमिक मास यूनिट है। ये है सिंगल एटम्स के लिए। अब हम लफ्ज आ जाएं इस पर कि ग्राम, ये जो हमने हर जगह पे लफ्ज ग्राम यूज किया है, ये क्यों यूज किया है? तो अब आपको पहली तो ये रियलाइजेशन करनी है कि लेट मी टेक एन एग्जांपल जो कि मुझे इन तीनों केसेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे। और वो क्या है? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है वन एटम ऑफ कार्बन, तो अब ये एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास होगा और वो एटॉमिक मास कितना है? 12 AMU। ये किसको जाहिर करता है? कार्बन के एक एटम को। अच्छा, अब मैं लिखूं वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है और H2O इसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का जो है वो कितना मास रखता है? H2O का मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज जो है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फॉर्मूला यूनिट। आयन भी कह सकते थे, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है आप सोडियम क्लोराइड के अंदर कैटाइन और एनाइन मिलाएं तो दो बनते हैं ना, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने कहा इस पूरे यूनिट को जो फॉर्मूले में शो हो रहा है NaCl, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा फॉर्मूला यूनिट, द वन पार्टिकल ऑफ NaCl। तो इसका कितना होगा भाई? सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 मिलाकर देख लीजिए, 58.5 AMU। ठीक हो गई बात? अच्छा, ये सब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास अगर आप नोट फरमाएं तो हम आपको एटॉमिक मास के लिए ये पहला वाला, मॉलिक्यूलर मास के लिए दूसरा वाला, फॉर्मूला मास के लिए तीसरा वाला, ये हिसाब किताब बना दिया हमने आपका। तो अब हम क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि ग्राम की कहानी बीच में ले आए। तो अब यूनिट इस वक्त जब AMU है तो वो सिंगल पार्टिकल को जाहिर कर रहा है, चाहे वो एटम की सूरत में, मॉलिक्यूल की सूरत में या फॉर्मूला यूनिट की सूरत में। AMU मास का इंतहाई छोटा यूनिट है, आपकी सोच से भी ज्यादा छोटा यूनिट है। अगर मैं इसे चेंज कर दूं और मैं आपसे ये कहूं कि अब मेरे पास AMU नहीं है बल्कि ग्राम है, सो अब मेरे पास कार्बन का 12 AMU नहीं है बल्कि मेरे पास है 12 ग्राम कार्बन। तो पहली बात, 12 ग्राम कार्बन कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। सिर्फ 12 AMU कहला रहा था ग्राम सिर्फ एटॉमिक मास, और ये कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब है सिर्फ एटॉमिक मास लिखें तो यूनिट एटॉमिक मास यूनिट है, और अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखें तो अब यूनिट ग्राम हो गया है। अच्छा, केमिस्ट्री वाले सिर्फ इन्हीं दो बातों पे रहते हैं, लेकिन इन जनरल ये जहन में रहे, एक टर्म होती है किलोग्राम एटॉमिक मास। तो किलोग्राम एटॉमिक मास का मतलब होगा योर एटॉमिक मास शुड बी इन किलोग्राम। अगर मैं लिखूं टन एटॉमिक मास तो उसका मतलब होगा उसका एटॉमिक मास का यूनिट टन है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा केमिस्ट्री वाले इन्हीं यूनिट्स पे रहते हैं, तो ये वैसे जनरल नॉलेज के तौर पर पता हो, लेकिन इस्तेमाल हम या तो करेंगे एटॉमिक मास या करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इसका मतलब है मास ऑफ एटम इन AMU। ग्राम एटॉमिक मास इट मींस मास ऑफ एटम्स इन ग्राम। तो अब वो कितने एटम्स हैं वो बात की बात है। अच्छा, इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? सिर्फ आप यूनिट चेंज कर दीजिए। तो अब 18 ग्राम वाटर जो है इट्स अ ग्राम एटॉमिक मास फॉर ग्राम मॉलिक्यूलर मास फॉर वाटर। और इसी तरह अगर मैं कह दूं 58.5 ग्राम NaCl तो ये हो गया ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। तो ये तो मतलब का मैंने बता दिया। अब इस मतलब के पीछे स्टोरी क्या है, यानी दोनों में फर्क क्या है? तो
अल्लाह करता आप सामने होते और मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर देखता कि आपको ये फ़र्क पता चला है या नहीं, लेकिन बहरहाल अगर पता नहीं चला है तो बड़े अफ़सोस की बात है। हिसाब ये है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सर आपने सिर्फ़ एक यूनिट चेंज किया हुआ, बात तो वही है, बात वो नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह मैं अक्सर ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कोई आपको टाइम लिख कर दे कि मैं 10 सेकंड बाद दोबारा आता हूँ। यानी फ़र्ज़ कर लें मैं आपसे कहूँ कि ओके पॉज़ करते हैं क्लास को 10 सेकंड के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये मैसेज डालते वक़्त किसी शरारत ने की किसी ने और मेरे मैसेज में टेम्परिंग करके सेकंड की जगह लिख दिया 10 इयर्स। और आप कहें सर कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, 10 तो है ना सर, 10 तो वही है ना सर, यूनिट में। अब आपको मेरे ख्याल में ये मेरी बात सुनकर अंदाज़ा हो रहा होगा, नहीं सर सेकंड और ईयर्स में बहुत फ़र्क है। ये टाइम तो चुटकी बजाते में गुज़र जाएगा, इस टाइम को तो गुज़रते-गुज़रते हम गुज़र जाएँगे। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कोई ज़्यादा और शरीर निकले और ईयर्स की जगह लिख दे मिलीनियम, मेरे ख्याल में हम सबको पता होगा मिलीनियम का मतलब है 1000 ईयर्स। इसका मतलब हुआ 10 मिलीनियम का मतलब हुआ 10,000 ईयर्स। तो कहने को 10 यहाँ भी है, कहने को 10 यहाँ भी है, लेकिन ये इंतहाई छोटा यूनिट है और ये इंतहाई बड़ा यूनिट है। तो इसमें कितने सेकंड्स आ जाएंगे, क्या घर बैठ के जरा कैलकुलेटर से हिसाब लगाइएगा, आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा यूनिट हो गया। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है, सेकंड और मिलीनियम एक दूसरे से इतने ज्यादा डिफर नहीं करते जितना एएमयू और ग्राम करते हैं। यानी सेकंड टाइम के लिहाज से बहुत छोटा यूनिट और मिलीनियम टाइम का एक मेगा यूनिट, दोनों में बहुत फर्क है। मास में भी एएमयू बिल्कुल वैसी ही अहमियत रखता है जैसा सेकंड और ग्राम बिल्कुल वही अहमियत रखता है जैसा मिलीनियम, बल्कि गैप इससे भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह मैंने अभी अभी आपसे कहा कि 10 सेकंड्स 10 मिलीनियम में कितनी दफा आएंगे, आप कैलकुलेटर से हिसाब लगाएंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। इसी तरह यहाँ भी यही है। अगर आप एक एटम का मास निकालना चाहते हैं तो वो 12 एएमयू है, लेकिन अगर आप एएमयू का यूनिट कर देंगे ग्राम तो अब उसमें एक एटम नहीं आएगा, उसमें इतने सारे एटम आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। और यही हमारा असल काम है। तो आइए मैं आपके सामने अपनी बात का असल मौजू लिख दूं। ये मैंने अपनी एग्जाम्पल को तो मिटा दिया यहाँ पर, और वो बात क्या है, 12 AMU of carbon is equals to 1 atom of carbon, जबकि 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अब आपको क्या रियलाइज करना है कि एएमयू बहुत छोटा यूनिट था, बिल्कुल वैसे ही जैसा सेकंड, और ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिलीनियम। तो अगर एएमयू में एक एटम आता है तो ग्राम में बहुत 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 ज्यादा आइटम आएंगे। और वो कितने हैं, वो हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। सो जब हम किसी भी पार्टिकल को एएमयू में लेते हैं तो वो सिंगल पार्टिकल का मास रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम उसी के मास को ग्राम में लेते हैं तो उसका उसमें एटम्स की या पार्टिकल्स की तादाद इतनी एबनॉर्मली बढ़ जाती है। तो ये जो तादाद है, हम इस तादाद को कहते हैं मोल। इसलिए हमने आपसे कहा कि सिंपल एटॉमिक मास रिप्रेजेंटिंग वन एटम, but mole representing gram atomic mass and it contains this much number of atoms। तो इस तरह पूरी बात ये बनी कि अब अगर कभी हम आपके सामने मोल का लफ्ज इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा उससे क्या मुराद होगी। अब मैं गौर से अपनी पूरी बात की समरी बयान कर रहा हूँ। अगर मैं आपके सामने लिखूं 1 मोल कार्बन, तो आप इससे दो बातें पता चला पाएंगे। बात नंबर एक, 1 मोल कार्बन, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है यानी 12 ग्राम कार्बन है, और 1 मोल कार्बन में कार्बन एटम्स की तादाद है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी तरह कभी मैं लिखूं 1 मोल ऑफ वाटर, तो पहली बात 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है विच इज 18 ग्राम, और 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं आपके सामने लिखूं 1 मोल ऑफ NaCl,
तो इसका मतलब है NaCl का ग्राम फॉर्मूला मास जो था 58.5 ग्राम NaCl। सॉरी, यहाँ पर हमें कार्बन नहीं लिखना है बल्कि हमें वाटर लिखना था। और ये NaCl हो गया। तो इसमें पार्टिकल्स की तादाद या फॉर्मूला यूनिट्स की तादाद 6.02 × 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। तो अब आपको एक बात का पता चला, और वो ये है कि जब आप किसी भी चीज का मोल कहते हैं तो वो किस लिहाज से सिमिलर है, वो एटम्स की तादाद या पार्टिकल्स की तादाद के लिहाज से सिमिलर है। 1 मोल किसी भी चीज का लिया जाए उसमें पार्टिकल्स की तादाद जो है वो आपके सामने मौजूद है, 6.023 × 10⁻23 होती है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर के लिहाज से मोल जो है सब चीजों का सेम है, ठीक है ना। और मास के लिहाज से ये सब एक दूसरे से अलग अलग है। तो जो जिस चीज का भी आप नंबर ऑफ मोल लेना चाहते हैं, आप उस चीज का एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास लेंगे। अब इस पूरी कहानी की ये पूरी कहानी सुनने के बाद अब अगर मैं आपको वापस डेफिनेशन वाली स्क्रीन पर ले जाऊं तो अब शायद मेरी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर और ग्राम मोलुलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। आपके सामने मैं जो भी सब्सटेंस लिखूंगा या तो वो कोई एलिमेंट होगा, या वो कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा, या वो कोई आयनिक कंपाउंड। आप उनका मास लेंगे, एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, कोवेलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मास, और वो मास किस यूनिट में लेंगे, ग्राम में। तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर या ग्राम फॉर्मूला मास। ये उनका 1 मोल कहलाएगा। और क्यों कहलाएगा 1 मोल? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स की जो तादाद होगी वो फिक्स होगी, और वो तादाद होगी 6.02 × 10⁻23। इस तादाद को ही हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ठीक हो गई बात? तो अब जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि जो हमने आपके सामने ये एग्जाम्पल लिख दी, इस एग्जाम्पल की वजह से अब हम इस काबिल हैं कि कॉन्सेप्ट मोल का हमने क्लियर किया, लेकिन जो असल चीज़ है वो है इसके न्यूमेरिकल। तो अब हमें पता ही चला कि मोल जो है उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक उसके पार्टिकल्स की तादाद, वो तो फिक्स है, आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है आप 1 मोल किस चीज का ले रहे हैं, जिसका भी ले रहे हैं उसमें पार्टिकल्स की तादाद यही होगी। अलबत्ता मास जो है उसमें डिफरेंट होगा, और वो उसके फॉर्मूले या सिंबल से पता चल जाएगा। अच्छा भाई, अब इसमें हमने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास, ये 3 नाम की जगह हम अब एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, और वो एक लफ्ज होगा मोलर मास। तो अब हम जहां भी ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे मोलर मास का मतलब लिया जाएगा कि आप ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर या ग्राम फॉर्मूला मास में से किसी एक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो 3 नाम लिखना और बीच में लगाना, उससे मुनासिब ये लिया हमने कि हम अब आइंदा से सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, और वो लफ्ज होगा मोलर मास। ठीक हो गई बात? तो अब आ जाइए हम इसके सवाल पर आते हैं, इसके फॉर्मूले पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो मोल का सबसे सिंपल फॉर्मूला है मास इन ग्राम
divided by molar mass, and molar mass represent atomic mass, formula mass और molecular mass in gram. ठीक है, सिंपल इसका यूज करते हैं. सबसे पहले कैलकुलेट the number of moles in. हमारा पहला सवाल हुआ 30 ग्राम CH3COOH और हमारा दूसरा सवाल हुआ 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो अब ऊपर फॉर्मूला मौजूद है और आपको ये भी अंदाजा है, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एमसीक्यूज. नो वर्किंग इज रिक्वायर्ड टू शो. आपको कोई वर्किंग नहीं दिखानी, कोई डेटा बनाना, फॉर्मूला लिखना, ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं है. वी जस्ट नीड द आंसर. तो जो कुछ भी हम यहाँ करने जा रहे हैं ये वो काम है जो रफ वर्क कहलाता है. यानी मैं इसे प्रॉपर तरीके से करूंगा ताकि आपको समझा सकूं, आपको पता चले कि हाँ जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्या है. लेकिन आपको ये काम अगर जबानी कर लेते हैं जहन में अच्छी बात है, या कहीं भी छोटा मोटा रफ वर्क करके कर देंगे, आपको इतनी सिस्टमैटिक करने की जरूरत नहीं होगी. सो इफ आई हैव अ मास 30 ग्राम, तो ऊपर के फॉर्मूले के मुताबिक मेरे पास मास इन ग्राम मौजूद है 30. अब आई नीड मोलर मास. मोलर मास का मतलब है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास इन ग्राम. आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त जो कुछ हमारे सामने मौजूद है यानी CH3COOH, तो ये CH3COOH जो है ये मॉलिक्यूल है और इसका मॉलिक्यूलर मास होगा. अच्छा फर्ज कर लें हमें नहीं पता ये मॉलिक्यूल है या आयनिक कंपाउंड है, डजंट मैटर. जो फॉर्मूला है उसी का मास निकाला जाएगा, हमें उसके नेचर से कोई लेना देना नहीं है. तो अब CH3COOH का मोलर मास हमने आपको जो होमवर्क से कंपाउंड दिए थे उसमें भी किया था. इसका मास निकलेगा 60. आप फौरी तौर पर निकाल कर देख सकते हैं. अब मैंने जानबूझकर ऐसे नंबर देने हैं शुरू में तो कम से कम जिनका टेबल पढ़ना बहुत ही आसान हो. तो अब आपको भी नजर आ रहा है कि इसमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये बना हाफ. हाफ का मतलब होता है 0.5. तो 0.5 शुड बी माय आंसर. इसी तरह अगर मैं इस सवाल पर आ जाऊं जो कि मेरे सामने है 500 ग्राम ऑफ CaCO3, तो अब मोल के लिए मेरे पास जो मास इन ग्राम है वो है 500. और कैल्शियम कार्बोनेट ये भी हमारे एग्जाम्पल में था, हम दोबारा भी निकाल सकते हैं. एटॉमिक मासेस हमारे पास हैं क्विकली. कैल्शियम 40, कार्बन 12 का, ऑक्सीजन 16, तो ये एग्जैक्ट 100 निकलेगा. और हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि हम ये कैलकुलेशन यहाँ भी कर सकेंगे. 100 1 जा 100, 100 5 जा 500, तो आंसर आएगा 5. मोल जो एज ए टॉपिक हमें करना है वो इतना आसान हलवा नहीं है, वो हमें बाद में करना है. अभी फिलहाल जो पहला टॉपिक था वो था एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसके लिए मुझे ये छोटा सा मोल का इंट्रो और ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद दिलाना था. तफसीलात इस टॉपिक के बाद आएंगी. अब हम अपने इस सारे नॉलेज को इस्तेमाल करके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले टॉपिक पर दाखिल होना चाहते हैं. सो let us start. तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के सवालात का हिसाब किताब आ गया. ठीक है भाई. हमने यकीनन शुरू में दिन है, जज्बाती भी हो गए होंगे, तो बहुत सारों ने ऐसा किया होगा कि उन्होंने क्लास में जो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने किए थे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के सवालात वो देखे होंगे और उन्हें ये अंदाज़ा हुआ होगा कि ये तो बहुत ही लंबे चौड़े सवाल थे. और एक, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई सॉ ए साइन ऑफ रेज हैंड बाय इकरा जमील. तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं बेटा, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है. जी बेटा इकरा. वालेकुम अस्सलाम. सर पीछे वाला दोबारा रिपीट कर दें जो आपने भी करवाया ना क्वेश्चन, वो दोबारा से. कौन से क्वेश्चन बेटा? सर अभी आपने पीछे सॉल्व करवाया ना, नंबर ऑफ मोल्स 30 ग्राम. जी जी, ये दोबारा रिपीट करवा दें. एक मिनट अभी कर देते हैं बेटा, कोई मसला नहीं. इट इज दिस. ठीक है. यस सर.
ओके, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर किसी फॉर्मूले के नया सवाल ही बना देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने आपको छोटी सी चीज बताई है कि ये फिलहाल सबसे सिंपल फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज मास इन ग्राम एंड मोलर मास। ठीक है, तो हम मोल निकालते हैं इस तरह कि हमें किसी ना किसी एलिमेंट कंपाउंड का मास दिया जाता है ग्राम में, और हम उसे उसके मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकालते हैं। जैसे हमें दिया गया 30 ग्राम CH3COOH, तो हमने 30 ग्राम में से 30 को रखा न्यूमरेटर में और मोलर मास निकाला CH3COOH का। एंड आई होप हमें इसके लिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आज आते ही हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था उसे पहले फॉलो अप किया है। तो ये रहा CH3COOH जिसका मोलर मास था 60। ठीक है, तो अब ये 60 जो है हमारे पास यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अब इशू ये है कि 30 और 60 को डिवाइड करना है। तो मैंने ये तरीका निकाला कि 0 से 0 को कैंसिल किया, तो यहाँ बचेगा 3/6, 3 1 3, 3 2 6, और ये बचेगा 1/2। और 1/2 यानी हाफ का मतलब आप इसी 1/2 भी लिख सकती है फ्रैक्शन में, और डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेशन आसान सी की। फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ गया था, और वो क्वेश्चन था 500 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का 12 है, और ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, तो 3 4 16 ऑफ 48 है। जब दो तीनों को जमा किया तो 100 आया था। ये हमने कल एग्जाम्पल भी की थी। तो 500 ऊपर रखा, 100 नीचे रखा, दोनों को डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया 5। ठीक है, सो ये छोटी छोटी सी हैं, अभी इसकी मैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स और भी करूंगा, लेकिन ये फिलहाल हमें फॉर्मूला आ गया। तो अब अगर हमें फॉर्मूला आ गया तो लेट्स स्टार्ट एम्पिरिकल। तो मैं जो बात कह रहा था वो ये था कि एम्पिरिकल फॉर्मूले के नॉर्मल न्यूमेरिकल किसी बच्चे ने घर पे जाकर देखे हो, 5 स्टेप होते थे उसमें, और बड़ा लंबा चौड़ा सवाल होता था, 5 मार्क्स का आता था, और हमें बोर्ड पर करने में भी देर लगती थी। और आपको भी वो MCQ कैसे हो सकता है, तो बताइएगा नहीं किसी को, बेवकूफ़ बनाते थे हम फर्स्ट ईयर में आपको, क्योंकि हमें टाइम पास करना होता था, इतना लंबा सवाल कराते थे। वो सवाल अब 1 नंबर में इंतहाई जल्दी हो जाएगा। तो ये बातें फर्स्ट ईयर वालों को ना बताइएगा, क्योंकि जैसे आप बने उनको भी बनाने दीजिए। ठीक है ना, ये तो परंपराएं चलती रहेगी, बताने की क्या जरूरत है। तो आप देखिएगा कि हम वही सवाल ट्रिक के साथ अब MCQ के तौर पे करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है एग्जैक्टली कि पूरा का पूरा वही क्वेश्चन होगा। इसमें दो हमें एडवांटेजेस होंगे। एक तो सबसे बड़ा ये होगा कि हम आपको ऐसे नंबर देंगे जो बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेट हो सके। हम एग्जैक्टली वो नंबर नहीं दे सकते जो न्यूमेरिकल्स में थे, वहाँ कैलकुलेटर अलाउ था, तो वहाँ जाहिर सी बात है डेसिमल में टेढ़े बड़े नंबर होते। और थोड़ी सी यहाँ पर हम सवाल को आसान भी बनाएंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम से कुल्ली नहीं करेंगे। तो पहली चीज मैं आपके सामने अब आपको पहली टाइप इंपीरिकल फॉर्मूले को निकालने की बता रहा हूँ। अब मैं फिर याद दिला दूं अगर हम में से किसी ने रिवाइज नहीं भी किया। सबसे पहले हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, और इंपीरिकल फॉर्मूला हमें मिल जाए तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। तो फिलहाल फोकस है सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूले का। पहले समझेंगे हर तरीके से कि इंपीरिकल कैसे आता है, फिर देखेंगे कि अगर इंपीरिकल पता हो तो मॉलिक्यूलर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब मेरा पहला काम है इंपीरिकल फॉर्मूले में कि हम आपको क्या इंफॉर्मेशन दें तो आप इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो जिन इंफॉर्मेशन से इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो दो हैं। ए, फ्रॉम दी mass of elements in compound, और दूसरा है फ्रॉम दी percentage of elements in compound। तो ये दो हमारे कैप्शन आ गए कि हम एलिमेंट्स का
मास आपको देंगे किसी कंपाउंड के या उनकी परसेंटेज देंगे। अच्छा, दोनों से एक ही तरीका है, चाहे मुझे मास दिया हो चाहे मुझे परसेंटेज दिया हो, मेरे जो वर्किंग स्टेप्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं पहले सिर्फ मासेस को यूज करके आपको अच्छी तरह आदि बनाऊंगा, फिर परसेंटेज की तरफ जाऊंगा, ठीक है। और फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा ये तो एक ही तरीका। तो ये कहने को दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, लेकिन इनका प्रोसेसिंग जो इनकी है वो एक ही जैसी है। तो अगर मैं आपको किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के मास दे दूं तो उससे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, और ऐसे निकालना है कि आप खुद ही समझ जाएंगे एमसीक्यूज है, तो ना टाइम ज़्यादा लगना चाहिए और ना मुश्किल ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब आप देखेंगे हम कितना क्विक काम करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात कि हम आपको एक सवाल बना कर दें, ए कंपाउंड contains 4 gram carbon and बल्कि हम अगर इस सवाल में 3 ग्राम कार्बन कर दें एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन, कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। मेरा ख्याल है अब इतनी तो आप समझदारी रखेंगे कि पहले हम सवालात को करना सीखना चाहेंगे। तो जब हम सवालात को करना सीखना चाहेंगे तो हम आपको इस तरह से ऑप्शंस नहीं देंगे बल्कि क्वेश्चन देंगे ताकि आप उसे खुद से कैलकुलेट करें, ठीक है ना। और उसके बाद हम आपको जब अच्छी तरह आदि बना लेंगे फिर वो ऑप्शन वाले हिसाब किताब पर भी इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इससे न्यूमेरिकल समझ के करें, द आंसर्स आर नॉट गिवन टू यू, ठीक है। अच्छा, अभी तो आपको आता ही नहीं सर, हम कैसे करें। तो पहली बात तो अच्छी तरह ये समझ लीजिए कि हमेशा इंफॉर्मेशन, फिलहाल जिन सवालों को हम देखना चाहते हैं उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन ये है कि हमने आपको बता दिया कि आपके एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन है और उनके मास बता दिए। इस इंफॉर्मेशन से आप कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। अच्छा, अगर कोई बच्चा दिमाग में सोच रहा है कि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर जब ये सवाल किए थे तो फर्स्ट ईयर के इन सवालों में आपको अमूमन हम ये करते थे कि एक कंपाउंड को हवा में जलाते थे, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता था और फिर आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछते थे। तो आपका पहला स्टेप होता था कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के मास से कार्बन और वाटर के मास से हाइड्रोजन निकाला करते थे। जब हम आपको एमसीक्यूज दे रहे हैं तो हम वो स्टेप स्किप कर रहे हैं, यानी हम आपको खुद बता रहे हैं कि अब आपके कंपाउंड में कार्बन इतना है हाइड्रोजन इतना है, तो अगले स्टेप्स आप कीजिए, ठीक है ना। तो इस लिहाज से वो और ये में भी थोड़ी सी कहना चाहिए कि मुताबिकत बन रही है। बहरहाल क्या करूं, अगर मुझे ये एलिमेंट है, अब ये याद रखिएगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ ये वो तरीका है। अगर हमारे दरमियान कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ओ लेवल्स में पढ़ा है तो ये तरीका वो लोग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती थी कि कौन से स्टेप्स हमें दिखाने चाहिए और कौन से स्टेप्स नहीं दिखाने चाहिए, और प्रेजेंटेशन क्या हो और ये हो वो सब तो नहीं, वो तो डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। और अब आपका भी यही कंसर्न है कि प्रोसेस से कोई दिलचस्पी नहीं है, आंसर से दिलचस्पी है। तो तरीका ये होता है, जो एक टिपिकल स्टाइल है, आप उसी तरह चलेंगे। आप एक छोटा सा कॉलम बना लेंगे रफ में फौरन, बहुत ज़्यादा स्केल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, रफ में करना है अपनी सहूलत के लिए। एक तरफ आपने लिख दिए वो 2 एलिमेंट्स जो मेरे कंपाउंड्स में मौजूद है, लिख दिए मैंने, आपके सामने है, ठीक है ना। अच्छा, अब पहला स्टेप ये है कि आपको कार्बन का एटॉमिक मास दिया गया है माशाल्लाह से 3 और हाइड्रोजन का मास दिया गया है 1। आपका पहला स्टेप ये है कि आप इन मासेस से क्या करेंगे, डिवाइड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 12।
तो जब मैं 3 और 12 को डिवाइड करूंगा, 3 का टेबल तो मेरा ख्याल है हम सबको पढ़ना आता है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या आएगा 1/4। और 1/4 को अगर डेसिमल में लिखें तो आंसर आता है 0.25। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से काम करने की हमें बहुत जल्दी से आदत होनी चाहिए। अच्छा, 1/1 इससे ज्यादा आसान क्या बात होगी, तो सीधा सीधा बना गया आंसर। ठीक है ना। अच्छा, पहला स्टेप, जो मासेस मैंने आपको दिए हैं 3 ग्राम कार्बन 1 ग्राम हाइड्रोजन, आपने उनको उनके एटॉमिक मास से डिवाइड किया, डिवाइड बाय एटॉमिक मास। फिर दूसरा स्टेप है कि आपने जो दो आंसर्स आपके पास आए हैं, आप कहेंगे डिवाइड बाय दी लीस्ट वन। तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम करते हैं, यानी आप ये देखिए कि इधर आंसर आया है 0.25 और इधर आया है 1, दोनों में से छोटा कौन है, तो 0.25 छोटा है, तो दोनों आंसर्स को 0.25 को भी और 1 को भी आप इससे डिवाइड कर दें। ठीक होगी बात। तो अब 0.25 और 0.25 तो दोनों सेम है, आंसर क्या आएगा 1। अब आपकी इम्तिहान ये है कि सर ये 1 को 0.25 से बगैर कैलकुलेटर के कैसे डिवाइड करें। तो आइए तसल्ली के साथ सीखते हैं, क्लास 3 4 में ये काम किए थे, कोई बात नहीं। 1 डिवाइडेड बाय 0.25। तो जब आप छोटे होते थे तो आपसे कहा जाता था कि जब आप इस तरह डेसिमल का डिवाइड करें, तो अगर आप डेसिमल को हटाते हैं डिनोमिनेटर में से तो न्यूमरेटर में कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 1। इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 2, तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक हो गई बात। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर होगा 100 जा 100 और नीचे आपने डेसिमल हटा दिया है, तो क्या बचा है 25। अब 25 का टेबल पढ़ें, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो आंसर आएगा 4। तो ये जनाब आपका जवाब आ गया 4। अब ये काम हमने बहुत छोटी क्लासेस का सीखा हुआ है, जो इसलिए हम भूल गए क्योंकि हम मुसलसल कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के आदी हैं। तो अब जिस बच्चे को ये बिल्कुल याद नहीं आ रहा, वो बिल्कुल परेशान नहीं होगा। वो सबसे पहले कैलकुलेटर से चेक करेगा, देखेगा हाँ सर ने सही आंसर निकाला। तो मेरा जवाब क्या बन गया, कार्बन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 4, द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH4, ये कंपाउंड है मीथेन। ठीक है, ये हो गया पहला काम। जिस बच्चे को ये समझ आई या उसे वैसे ही पता था सर ये 2 में आता है, इतने भी बच्चे नहीं है, तो बहुत खुशी हुई। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं थी पता बात, मैंने कोशिश की बताने की, उनकी फिर भी नहीं समझ में आई, तो अभी ना घबराएं, अभी वो कैलकुलेटर से सवाल कर लिया, खत्म हो गई कहानी। अब ये जो तरीका है, अगर ये हमें याद नहीं है, हमने कभी नहीं सुना सीखा, तो अब हम बार बार इसे कराएंगे। जब बार बार कराएंगे तो इंशाल्लाह फिर हमें जरा भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये ना समझें कि ये 2 1 दिनों में और बस ये बताने पर हमें फौरन आ जाएगा, जी नहीं। ये नीड्स प्रैक्टिस, ये स्किल है और स्किल के लिए ज़रूरी है कि हम इसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, अभी बात शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। ये पहला सवाल किया है और कैलकुलेशन का एक छोटा सा नमूना किया है। आइए इस काम को, इस कार्य खैर को आगे बढ़ाते हैं। नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ और भी अब आपके सामने, आखिर मैंने इतना जूम सीखा है तो इसका कोई तो फायदा हो। तो मैं अब आपके सामने क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ आपको नया सवाल कराया जाए। ठीक है, so my second question is, कैलकुलेट, अगर आपको लाल रंग पसंद नहीं है तो ऐसा कर लेते हैं और स्पीड थोड़ी सी छोटी भी कर सकता हूँ। कैलकुलेट दी empirical formula of hydrocarbon in which
24 ग्राम कार्बन and 4 ग्राम hydrogen is present. So अब आपका काम है कि आप इस सवाल को सॉल्व करें. Calculate the empirical formula of hydrocarbon in which 24 grams carbon and 4 gram hydrogen is present. So here I have the mass of carbon and hydrogen. ठीक है ना. तो अब आप बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं जब तक बात कर रहा हूँ और मैंने ये सवाल कॉपी किया है, तो हम में से जो अच्छे समझदार बच्चे हैं वो तो ये काम कर भी चुके होंगे. तो अगर वो कर चुके हैं तो अच्छी बात है, वरना देखेंगे. कार्बन, हाइड्रोजन. देखिए ये तरीका एक है आसान सा, तो आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं. आपको रफ में या जबानी भी कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं. तो क्या तय हुआ था कि पहला स्टेप है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. आपके पास कार्बन का मास 24 है और हाइड्रोजन का मास 4 है. कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1. दोनों को डिवाइड किया. मेरे ख्याल में टेबल भी बड़ा आसान है. 24 ऊपर है, 12 नीचे है, तो ये 1 और ये 2, तो आंसर आएगा 2. और ये तो मेरे ख्याल में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आंसर डायरेक्ट ही आ रहा है 4. अब तय ये हुआ था कि डिवाइडेड बाय दी लीस्ट वन. तो इन दोनों में से लीस्ट कौन है? सर 2 लीस्ट है, तो 2 को भी 2 से डिवाइड करें और 4 को भी 2 से डिवाइड करें. यहाँ आएगा आंसर 1, यहाँ आएगा आंसर 2. तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2. सही हो गई बात. अब मेरा ख्याल है कि इस एग्जाम्पल में एक फायदे की शायद बात ये है कि एक तो हमने दूसरा सवाल किया, एक और पहली सवाल में तो पहली दफा सुना था, अब वैसे प्रैक्टिस हो गई. दूसरा यहाँ नंबर और आसान थे, हमें डेसिमल से पाला नहीं पड़ा, तो जरा और कंफर्टेबल हो गया. तो मैं भी यही चाहता हूँ कि कैलकुलेशन की स्किल्स की प्रैक्टिस एक अलग इशू है और न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिस्ट्री एक अलग इशू है. तो पहली पहल जरा न्यूमेरिकल ग्रिप में आए और कैलकुलेशन का काम तो हमें हर एक न्यूमेरिकल में करना ही है. तो धीरे धीरे उस स्किल पे भी हम अच्छे हो जाएंगे. सो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन. थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई बात मिजाज को कुछ. तो अब हमारे पास ए कंपाउंड contains 22 gram boron and 6 gram hydrogen. Calculate its empirical formula. तो मेरा ख्याल है कि मेरा इंतजार किए बगैर आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं. हाँ, यू नीड एन इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि आपको चाहिए बोरॉन का एटॉमिक मास, तो वो है 11, हाइड्रोजन का है 1. काम करने का तरीका वही होगा कि हम एक तरफ
बोरॉन, एक तरफ हाइड्रोजन। और अब मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्टेप 1 में मुझे क्या करना है और स्टेप 2 में क्या। सो हियर आई हैव 11, हियर आई हैव बोरॉन्स एटॉमिक मास विच इज गिवन, और वो क्या है, वो है 22। तो मेरे पास यहाँ 22 आएगा। और एटॉमिक मास बोरॉन का है 11। हाइड्रोजन मेरे पास 6 है, उसका एटॉमिक मास है 1। तो यहाँ आंसर आना चाहिए 22 डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ जवाब आना चाहिए 2, और 6 डिवाइडेड बाय 1 1। मेरे ख्याल में मैंने आसान टेबल पढ़ा, 11 1 11 11 2 22। तो फिर ये था दोनों में से जो छोटा है उसे दोनों से डिवाइड कर दें, तो मेरे ख्याल में 1, यहाँ 6 आंसर आएगा। सॉरी, 6 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 छोटा है और 6 बड़ा है। तो 2 को 2 से डिवाइड करें, 6 को 2 से डिवाइड करें, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा। योर आंसर शुड बी BH3 इज योर एम्पिरिकल। तो ये तीनों सवालात में तो कैलकुलेशन भी आसान रखी, एलिमेंट्स 2 रखे। तो ऑब्वियसली अब नया स्टेप अगला, कि जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स 2 हों, एलिमेंट्स 2 से ज्यादा भी होते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन जिसमें हम अब 3 आपको एलिमेंट्स दें और आप उससे अपना काम करने की कोशिश करें। सो हियर आई हैव So here I have a new thing. So again, you have to calculate the empirical formula. So a compound contains 2.4 gram carbon, 0.4 gram hydrogen, 3.2 gram oxygen. So if this is the composition of that element, that compound, उसके तमाम elements के masses आपको given है, तो your job is to find out the empirical formula. So आप अब की दफा भी इसी तरह करेंगे, लेकिन अब चूंकि आपके पास 3 एलिमेंट हैं, तो उन 3 एलिमेंट्स के साथ हिसाब किताब ऐसे हो जाएगा। वी हैव 3 कॉलम्स, और सबसे पहले आप इन सबके मासेस रखें। तो कार्बन का 2.4, हाइड्रोजन का 0.4 और ऑक्सीजन का 3.2, एंड यू आर गोइंग टू डिवाइड देम विद देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस जो है वो कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 16। सो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट देम। तो अब थोड़ा सा ख्याल रखना है, यहाँ एक दफा फिर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन का एस्पेक्ट आपको समझाने की कोशिश करूँ। अगर मेरे पास होता 24 और नीचे होता 12, तो कितना आसान था। 12 1 12, 12 2 24, आंसर आता 2। अब मेरे पास ऊपर 12 नहीं है, 24 नहीं है, बल्कि 2.4 है। तो अगर मेरे पास 2.4 है, तो आपने क्या सोचना है कि जब ऊपर 2.4 हो नीचे 12 हो, तो फिर आंसर 0.2 आएगा। यानी अगर यहाँ पॉइंट है तो यही पॉइंट हम यहाँ 2 से पहले लगा देंगे। तो यहाँ आंसर आ गया 0.2, यहाँ आएगा 0.4, और अब यही यहाँ पर है 3.2 और 16 डिवाइड हो रहा है। अगर 32 और 16 होता तो आंसर आता 2, 16 1 16, 16 2 32। 3.2 है तो आंसर आएगा 0.2। तो अब यहाँ पर भी 0.2 हो गया। तो अब मेरे पास 3 आंसर है, सबसे छोटा आंसर 0.2 है। सो जो कुछ हमने सीखा है उसके मुताबिक लीस्ट से सबको डिवाइड करेंगे। तो 0.2 से
तीनों आंसर्स डिवाइड होंगे। और बावजूद इसके कि ये डेसिमल में ये डिवाइड बड़ा आसान है, बिकॉज ये तो सेम सेम है तो आंसर 1 आएगा, ये भी सेम सेम है तो आंसर 1 आएगा। 0.4 और 0.2 है, तो अब आप यहाँ पर वही काम कर सकते हैं कि इधर भी पॉइंट के बाद एक है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए ये बन जाएगा बेसिकली 4/2 और आपका आंसर आएगा 2। तो अगर आप 0.2 को भी टेबल पढ़ सकते होते तो ऐसे ही करते बारह, लेकिन इसका तरीका ये है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में भी डेसिमल नंबर हो, न्यूमरेटर में भी डेसिमल नंबर हो, तो आप ये देखते हैं दोनों के डेसिमल नंबर के बाद कितने डिजिट्स हैं। अगर दोनों के डेसिमल नंबर के बाद सेम डिजिट्स हैं तो आप डेसिमल रिमूव करके उन्हें सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया। तो अब आंसर क्या बन गया? CH2O। और अब दिल पे हाथ रख के फैसला कीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो केमिस्ट्री है इन सवालों की वो तो बड़ी आसान हो गई। हाँ, हमें अगर कहीं जरा भी परेशानी हुई होगी तो वो उन 2 सवालों में होगी जहाँ मैंने डेलिबरेटली डेसिमल नंबर्स के साथ आपको नंबर दिए। तो द कैलकुलेशन इज द प्रॉब्लम फॉर सम पर्सन मस्ट बी। तो उसका तरीका वही है कि आपको इसीलिए सवाल कराएं कि अब आप गेयर बदलें और ये छोटे छोटे डेसिमल वाले सवाल आपको करना शुरू करें और बगैर कैलकुलेटर। उससे तरीका ये कि पहले कैलकुलेटर से करके आंसर देखें और फिर ट्राई कीजिए जो तरीके हम आपको बता रहे हैं उससे। तो एक दिन में नहीं होगा, फिर बार बार बता रहा हूँ, यू नीड टू डू प्रैक्टिस। आजकल बिल्कुल फारिग है, केमिस्ट्री वाला भी न्यूमेरिकल कराएगा, फिजिक्स वाला भी कराएगा, दोनों में आपको जरूरत पड़ेगी और दोनों में आपकी स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूले की घटना में मैं छोटा सा एक विलन लेकर आ जाऊँ। तो अब वो विलन क्या है, आइए हम बराह रास्त देखते हैं अपने विलन को। इट इज इन माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है ये भाई, इस क्वेश्चन में देखते हैं ए हाइड्रोकार्बन contains 48 ग्राम कार्बन है। हम्म, 10 ग्राम हाइड्रोजन। Calculate the empirical formula. So क्या ख्याल है, आप इसे कर सकते हैं? आपने कहा हाँ, मैंने कहा रुक जाइए, इतना ज्यादा ना बनिए, ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। तो अब हमें इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है वो हमें आपको बतानी है। क्या अच्छा हो कि मैं, आप मुझे अलाउ करें कि सर प्लीज आप हमें करके दे दें, इतने अच्छे हैं आप, तो लेट मी डू इट फॉर यू। सो काम तो वही है, कार्बन 48, हाइड्रोजन 10, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। 12 और 48 बहुत अच्छा टेबल, आसान है। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 4 48, आंसर 4 आएगा, ये तो 10 ही आएगा। दोनों में सबसे छोटा कौन? 4। 4 को 4 से डिवाइड किया, 10 को 4 से डिवाइड किया, 4 को 4 से डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 10 को 4 से डिवाइड करते हैं, ऐसे करके कितना अच्छा लगता है ना। 4 2 8, 2 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0, 4 5 20, इसी तरह करते थे डिवाइड। तो ये आ गया 2.5। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि सिंपल रेशो में आंसर डेसिमल में नहीं आया और यहाँ डेसिमल में आ गया है। तो ये बात पुरानी है, आपको सिखाई गई थी। अभी तक तो हमें जो सवाल दिए इतने अच्छे होते थे कि उनकी कैलकुलेशन में डेसिमल आता ही नहीं था। तो ऐसे होता बगैर कैलकुलेटर ये कर रहे हैं, ऐसे सवाल क्यों देंगे हम आपको? तो एक तरीका ये था कि अगर हम आपको डेसिमल में सवाल देते हैं तो अगर हम आपको एम्पिरिकल फॉर्मूले का सवाल देते हैं तो अमूमन ये होता था कि हम यहाँ पर जो आंसर आता है वो परफेक्ट होल नंबर आता है जो अब तक आया है, या अगर परफेक्ट होल नंबर ना आए और हल्का फुल्का डेसिमल आए तो आप उसे नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ कर देते हैं। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूले के इन सवालों में जो आप एमसीक्यूज में करते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, उसमें उम्मीद इस चीज की नहीं होती कि हल्का फुल्का कोई डेसिमल फ्रैक्शन आए।
तो राउंड ऑफ करने की अब तक जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपके जवाबात में हल्का फुल्का डेसिमल नहीं बल्कि आप खुद नोट कर रहे हैं हाफ का रेशियो है 2.5, तो अगर किसी को याद हो फर्स्ट ईयर में भी कहा था 0.5 अगर आता है इंपीरिकल फॉर्मूले में तो वो राउंड ऑफ नहीं होता है। फिर क्या होता है तो अब याद रख लेंगे। अब से पहले के तमाम सवालों में ये मैं आपके सामने झलक दिखा रहा हूँ। मैंने ये सवाल इस स्क्रीन से करने शुरू किए, कहीं भी आपके पास ऐसा नहीं हुआ कि आपने इस स्टेप में लीस्ट रेशियो वाले स्टेप में कहीं भी डेसिमल आया हो। हर जगह मेरा जवाब कंप्लीट होल नंबर होता था। ये पहली दफा हुआ है कि मैंने जानबूझ के डेसिमल लाया हूँ 0.5। तो रूल ये है कि अगर मेरे पास एक भी रेशियो 0.5 वाला आ जाए, जैसे यहाँ आ रहा है 2.5, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे रेशियो को ट्वाइस कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब ये कार्बन जिसका आंसर 1 आ रहा था ये ट्वाइस होकर 2 हो गया और 2.5 ट्वाइस होकर 5 हो गया। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला शुड बी C2H5। तो ये जो नई बात हमें याद रखनी है वो ये है कि इन सवालों में ज्यादातर ऐसा होता है कि आप जो सवाल हम आपको देते हैं उसमें एम्पिरिकल रेशियो में कंप्लीट होल नंबर आएगा। अगर होल नंबर नहीं आए, फर्स्ट कर लें इस तरह का आ जाए हिसाब किताब, ऐसा नहीं होता लेकिन बहरहाल अगर हो गया कि फर्स्ट कर लें आंसर आ जाता है 2.1, इवन 2.2, इवन 2.3, तो मैं इन्हें नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करके 2 ही लिखता। यानी ये कहलाते छोटे डेसिमल 0.1, 0.2, 0.3 में 2 ही लिखता। इसी तरह अगर कभी जवाब ऐसे आ जाते 7.9, 7.8, 7.7, यानी पॉइंट के बाद 9, 8 या 7, तो भी हम इन्हें राउंड ऑफ करके नेक्स्ट होल नंबर में ले जाते हैं और ये बन जाता 7.9 भी 8, 7.8 भी 8, 7.7 भी 8। यानी डेसिमल के बाद 0.1, 0.2, 0.3 इनको भी राउंड ऑफ करते हैं, 0.9, 0.8, 0.7 इनको भी राउंड ऑफ करते हैं। अगर राउंड ऑफ नहीं करते तो किसको नहीं करते, राउंड ऑफ नहीं करते तो अगर डेसिमल के बाद 0.5 हो या 0.5 के पड़ोसी 0.4 और 0.6 ये नंबर हो तो इन्हें राउंड ऑफ करने के बजाय मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। यानी अगर फर्स्ट करने से ऊपर वाला सवाल है उसमें 2.5 आया, या अगर 2.4 या 2.6 भी होता तो भी मैं आपसे यही कहता इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो और बाकी रेशियोज को भी 2 से। तो अब मैं चाहूंगा कि इस तरह का एक सवाल हम और करें ताकि हमारी इस हिस्से की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। सो हियर आई हैव माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके सामने कंपाउंड कंटेन्स 24 ग्राम कार्बन, 5 ग्राम हाइड्रोजन and 32 gram oxygen. So you have to calculate the empirical formula. तो मैंने सिर्फ ये तब्दीली इस क्वेश्चन में आपके लिए की है कि वही सवाल होगा, यानी होपफुली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मेरे पास अब इसमें 3 एलिमेंट्स आ गए हैं। तो अगर मैं 3 एलिमेंट्स आ गए हैं और आपके सामने ये सवाल भी करूं तो एक मेरे पास रेज हैंड आ रहा है, लुइजा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस वन एंड देन आई विल गो फॉर योर क्वेश्चन। तो CHO ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप ये तीनों
जल्दी से सवाल सॉल्व करें, एंड एट द मीन टाइम आई एम टेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम लवीजा, ठीक है? तो प्लीज लवीजा, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं बेटा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी बेटा। सर मैंने पिछले क्वेश्चन वाला पूछना है, आपने वो पहले जो है क्या नाम है 4 से मतलब लीस्ट नंबर से डिवाइड कर दिया था, उसके बाद आपने क्या किया था 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मुझे समझ नहीं आया। असल में मेरा नेट का इशू था तो इसलिए स्किप हो गया। विल बी डन इन दिस क्वेश्चन एज वेल, तो इसमें भी गौर से देखिए और मैं फिर दोबारा पिछले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, ठीक है बेटा? तो जैसे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि इस क्वेश्चन में भी वही होगा जो उस क्वेश्चन में हुआ था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को पहले देखिए और फिर मैं दोबारा पिछले क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, ठीक है? ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब ये देखिए कि ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही इस क्वेश्चन में भी होने जा रहा है। और वो क्या होने जा रहा है कि आपके पास कार्बन 24, आपके पास हाइड्रोजन है 5, आपके पास है ऑक्सीजन 32। जैसा कि रूल था, सबसे पहले हम इन्हें इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करते हैं, वो हमने कर दिया, ठीक है? अब कार्बन 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, मेरे ख्याल में आसान कैलकुलेशन है, 2 आएगा। हाइड्रोजन 5 से 1 को डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, और ऑक्सीजन में भी 2 आएगा, ठीक है? तो अब हमारे पास सबसे लीस्ट नंबर 2 है, तो 2 से भी 2 को डिवाइड करें, 5 से भी 2 को डिवाइड करें, 2 से भी 2 को डिवाइड करें, तो यहाँ आएगा 1। यहाँ 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे ख्याल में इतनी आसान कैलकुलेशन है, 2.5 आएगा और ये वाला आएगा। तो जो बात हम ये कह रहे थे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जितने सवाल हमने किए थे सब में ये होता था कि इस स्टेज पर आकर आपको होल नंबर आंसर में मिलता था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ। हमें क्या मिल रहा है 2.5, और मैंने ये कहा कि अगर आपके पास सिंपल रेशो के स्टेप में, यानी इस आखिरी स्टेप में किसी भी चीज का रेशो 0.5 आ रहा हो, तो फिर आप सारे रेशोस को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। यानी आप इस 2.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जब 2.5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5। आप इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आपके पास जो रेशो आएगा वो आएगा 2, 5 और 5। तो इसका मतलब ये 2, 5 और 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H5O2। इसका मतलब है हम आपसे क्या कह रहे हैं, नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप लीस्ट नंबर डिवाइड करेंगे और सिंपल रेशियो निकालेंगे, तो ये सिंपल रेशियो जो है ये होल नंबर में ही आएगा। लेकिन अगर होल नंबर में ना आए तो उसके बाद आपके पास 0.5 का रेशो है। अगर ये 0.5 का रेशो आएगा तो आप हर नंबर को ट्वाइस करेंगे। मैंने खास तौर पर पिछले क्वेश्चन में भी यही सिचुएशन उठाई, जहां मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर 10 को 4 से डिवाइड करने पर 2.5 आया, तो अगर रेशो 0.5 आएगा तो आप सारे रेशियोज को ट्वाइस करेंगे ताकि आप उन्हें होल नंबर में कन्वर्ट करें। और फिर एहतियातन ये रूल बताया है कि अगर फर्ज कर लीजिए ये 0.5, 0.4 या 0.6 वाला रेशो आता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाता है। उसके अलावा कोई भी रेशो आए तो उसे सिंपल तरीके से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन आखिरी 2 क्वेश्चंस में हमने जो नई बात सीखी वो सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के सवालों में कभी डेसिमल में आंसर आ रहा होगा, तो आपने सिर्फ उस डेसिमल को लिफ्ट करानी है जो 0.4, 0.5 या 0.6 हो। उस सूरत में आप अपने तमाम रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी किसी में भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गई बात? सो ये हमारे आज के लेक्चर की सारी स्टोरी बनती है, जिसमें हमने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाया है फ्रॉम दी मासेस। अभी तक परसेंटेज के साथ मैंने नहीं टच किया, ये और बात है कि आई विल गो फॉर द सेम थिंग, लेकिन मैं बहुत तेजी में चालाक नहीं बनना चाह रहा।
तो यहीं तक रख लूँगा और यहीं तक की सब चीज़ें मैं चाहूँगा कि जो हम अपना पहला टेस्ट लेंगे उसमें भी पूछेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे एंड इन द मीन टाइम थोड़ा-सा ज़रा चीज़ें होती जाएँ तो हम आपको एक्सरसाइज़ के तौर पर अपने ग्रुप में जैसे हमने कहा कुछ वर्कशीट्स भी देंगे, बट नॉट नाउ। मैं अभी वही बात आपसे कह रहा हूँ ना कि धीरे-धीरे चलेंगे, तो क्वेश्चंस एक दफ़ा ज़रा हो जाएँ तो फिर बहुत सारे आपको मिलेंगे ताकि आप भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो अब जैसा मैंने पीरियड के शुरू में आपसे कहा था मैं तमाम स्क्रीन्स आपसे दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी ने कोई मिस की है, तो वो फ़ौरन उसे कॉपी करे, तो आप अपने कैमरे अगर रेडी कर लें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतना टाइम नहीं होगा कि आपसे कॉपी डाउन करें, तो मैं चाहूँगा कि अब ये एक-एक करके जो भी स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं, आप उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, तस्वीर खींच सकते हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। द फर्स्ट वन वाज़ द रिव्यू ऑफ द क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम आपसे किया था, तो ये सारे उनके आंसर्स थे, ये आपने देख लिए एंड आई हैव अ क्वेश्चन तो आई एम गोइंग फॉर दैट। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैंने ये क्वेश्चंस अभी लेने थे बेटा, लेकिन ये हमारी बच्ची आमना ने कहा है तो मैं इससे फौरी तौर पर बात कर लेता हूँ। जी आमना। सर आपने बताया कि जब भी जैसे कोई पॉइंट में आएगा तो हमें होल नंबर में चाहिए तो हम उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हमारे पास 2.4 आया, उसको हमने ट्वाइस किया, ठीक है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4.8 आएगा, होल नंबर तो नहीं आ रहा। 5 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आपको शुरू में बता दिया कि अगर डेसिमल में 0.9, 0.8 या 0.7 आता है, उसे नॉर्मल तरीके से नेक्स्ट होल नंबर में राउंड ऑफ कर देते हैं। इसी तरह अगर 2.4 है और आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ऑब्वियसली 4.8 आएगा, और 4.8 को हम राउंड ऑफ करके 5 कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू तो सर। अब दोबारा मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर लूँ सारी, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। सो ये देख लीजिए आप, ये पहली स्क्रीन थी। फिर इसके बाद हमने मोल की डेफिनेशन बताई थी, काफ़ी इसमें हमने कचरा कुचरा कर भी कर दिया था, लेकिन आप इसकी तस्वीर खींच सकते हैं ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। हमने बताया था मोल किसे कहते हैं, ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, और इसकी दूसरी फीचर थी कि इट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, जितना काम हमने अभी एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में किया है, लेकिन आगे बहुत पढ़ने वाली है। फिर हमने ये इसी की एग्जाम्पल में बताया था, मोल को एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्पल दी थी कि किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास उसके एक एटम को ज़ाहिर करता है, और अगर उसमें ग्राम एटॉमिक मास हो जाए या ग्राम मॉलिक्यूलर यानी यूनिट ग्राम कर दें तो फिर पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज़्यादा यानी कि 6.02 × 10⁻23 हो जाती है। सेम चीज़ यहाँ कि एक मोल से की एग्जाम्पल देकर हमने आपको बताया, उसके दो मतलब हैं। हर चीज़ के 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद 6.02 × 10⁻23 है, अलबत्ता उसका मास उसके एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास को ग्राम में लेने से मिलता है। फिर हमने आपके सामने मोल का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करके दो बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स किए थे कि मास गिवन हो तो हम किस तरह मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकालते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको सवालात कराने का आगाज़ किया फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला, बता दिया 2 टाइप्स होंगी, या तो हम आपको मास देंगे एलिमेंट्स का या फिर परसेंटेज देंगे। तो फिलहाल मास से हमने काम करके कोई 4-5 सवालात किए थे, ये उनमें से पहला सवाल था। फिर उसके बाद हमने आपको ये दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें कोई हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन दिए गए। तो पहले दोनों सवालों में ख़ास बात ये थी कि 2 एलिमेंट्स थे, और ख़ास तौर पर इस दूसरे क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन भी बड़ी आसान थी, डेसिमल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और फिर इसके बाद हमने बोरॉन, हाइड्रोजन कर दिए थे, एलिमेंट्स 2 ही रखे थे, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन से चेंज कर दिया था, तो आप इसकी भी एक इस तस्वीर खींच सकते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको तीसरे सवाल में 3 एलिमेंट्स कर दिए थे, मगर कैलकुलेशन वाज क्वाइट इजी, डेसिमल तो था, और कोशिश की थी कि हम आपको डेसिमल की ट्रिक्स भी बता दें। देन वी हैव दिस वन, जिसमें हमने पहली दफ़ा आपको ट्वाइस करने की कहानी सुनाई, ये अभी जिस पर सारी बात हुई है, और ये आखिरी जो हमने आपको सवाल कराया है। तो जिसके भी क्वेश्चंस हैं वो अब हमसे सवाल पूछ सकता है। सो वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन ऑफ रबिया फरीद। तो रबिया प्लीज आप बताइए क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लेट सपोज अगर हमारे पास 2.6 आ रहा है तो क्या हम उसको राउंड ऑफ करके 3 करेंगे या फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5.2 आएगा और हम उसको 5 कंसिडर करेंगे? बिल्कुल यही करेंगे जैसा आपने दोबारा, ये जैसे मैंने आपके सामने ये
इस क्वेश्चन में खास तौर पे लिखा है 2.4 हो, 0.5 हो, 0.6 हो तो ट्वाइस करेंगे। एंड ऑब्वियसली 2.5 को ट्वाइस करूंगा तो डायरेक्ट 5 आएगा, लेकिन 2.6 को करूंगा तो 5.2 आएगा, जिसे मैं फर्दर राउंड ऑफ करके 5 में कन्वर्ट कर दूंगा। ये होगा मेरा तरीका। ओके सर, थैंक यू। मेरा बेटा, और भाई कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता है? हम फास्ट नहीं चल रहे हैं, बड़े आसान से चल रहे हैं, लेकिन कोई भी कंफ्यूजन हो अभी भी पूछ सकते हैं। और मैंने कह दिया ये 24/7 सर्विस चल रही है, जब चाहे पूछें। अच्छा, और इसके साथ साथ आप अपने मोबाइल चेक कर लेंगे। मेरे ख्याल में हसनैन ने मैथ्स वालों के लिए और अदनान शमसी साहब ने बायो वालों के लिए अपनी मीटिंग की आईडी शेयर कर ली है। लेट मी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। कुछ लोगों ने बहुत तेजी से हाथ खड़े करने शुरू किए थे, कहाँ चले गए? अब कौन हमारी मीटिंग में एंटर होना चाहता है? अभी नहीं होंगे, अब वो वही होंगे जो वहाँ हमारा है। इत्तेफाक से नई मीटिंग होगी तो हम इस मीटिंग को एंड करेंगे, तो आप बायो वाले उस मीटिंग में दाखिल हो सकेंगे। तो अब अगर किसी को भी और कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस ऑन आवर ग्रुप, कोई मसला नहीं है। तो हम ये मीटिंग अब यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।